Hello friends, let's come to the third lecture of कल्चर पार्ट पीटी 365। तो उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ पर्सनालिटीज़। और पर्सनालिटीज़ आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सनालिटीज़ से तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नॉर्मली बुक में हमको नहीं मिलती है। ओके, सो वो हमको कहाँ से मिलता है? करंट अफेयर्स से मिलता है। तो करंट अफेयर्स में आदि शंकराचार्य जो है वो पहला टॉपिक है। तो आदि शंकराचार्य ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले वो देख ले हैं। तो आदि शंकराचार्य जो थे उनका बर्थ प्लेस जो था वो केरला था, जो कि मतलब कलादी जो था वहाँ पे था, वहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था। और उसको मतलब उनको बोला गया है कि उसको नेशनल इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट की तरह डिक्लेयर किया जाएगा। अब क्यों डिक्लेयर किया जाएगा? क्योंकि उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है शंकराचार्य के बर्थ प्लेस का। क्यों है? क्योंकि एज पर लेजेंड अगर बात करें तो शंकराचार्य को जो है क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था, और क्रोकोडाइल जो है उनको अपने मतलब पकड़ने के बाद उनको छोड़ने के लिए मना कर रहा था कि वो नहीं छोड़ेगा जब तक उनकी मदर जो है, किसकी मदर? शंकराचार्य जी की मदर, उनको बोलेंगी नहीं कि वो संन्यास एक्सेप्ट कर ले, रेनन्सिएशन एक्सेप्ट कर ले। ओके, संन्यास का मतलब आई होप समझते होंगे आप कि सारे जो वर्दी प्लेजर्स हैं हमारे पूरे आई मीन टू से लाइक हमारा जो पूरा मतलब जैसे हम संसारिक चीज़ों में रहते हैं, शादी करते हैं, कमर मतलब पूरी चीज़ें मतलब वो बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, जॉब करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो ये सब चीज़ों से जो है आप परे हो जाओ और संन्यास धारण कर लो, तब भी जो है क्रोकोडाइल उनको छोड़ेगा। तो ये जो लोकेशन है इसीलिए उनको क्रोकोडाइल घाट भी बोला जाता है, और इसमें बहुत सारी रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं। किस प्लेस को बोला जाता है? कलादी जो है केरला में, वहाँ पे उसको क्रोकोडाइल घाट भी बोला जाता है। ये प्लेस जो है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि श्री शंकरा को डेडिकेट किया गया है, शारदा देवी को डेडिकेट किया गया है, श्री कृष्ण को और श्री रामकृष्ण को। अब आते हैं सबसे पहले अब नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है हम उसको पढ़ते हैं। आई होप आपको पता होगा जो हमारी 6 फिलॉसफी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, इसमें दिया गया है, मैं उसको भी आपको पढ़ाऊंगी। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो है वो क्या होता है, मतलब कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, कौन डेजिग्नेट करता है और कौन डिक्लेयर करता है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस जो है वो डेजिग्नेट कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर बने हैं। तो ASI जो है वो मतलब डेजिग्नेट करते हैं किसी भी साइट को एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, ठीक है, जहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप जो है हमारे जो भी साइट को हम नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे उस साइट को आपको प्रमोट करना है, उस साइट को आपको कंजर्व करना है, बचा के रखना है, उस साइट को आपको मेंटेन करके रखना है और प्रोटेक्ट करना है कि उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। करेंटली अगर बात करें तो हमारे इंडिया में देयर आर 3600 मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंट के, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब आते हैं हम आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद शंकराचार्य की फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो आदि शंकराचार्य जो है ये एक इंडियन फिलॉसफर थे, ठीक है, और थियोलॉजियन थे जिनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिंदुइज़्म पे जो है बहुत बिलीव करते थे, एंशिएंट हिंदुइज़्म पे बहुत बिलीव करते थे। इनको जो है मतलब कंसीडर किया जाता था कि ये लॉर्ड शिवा के जो है एक इनकारनेशन है, मतलब उन्हीं के रूप है, तो लॉर्ड शिवा की तरह उनको कंसीडर किया जाता था। इन्होंने गाइडेंस किससे ली थी? गुरु गोविंद भगवत पदा से ली थी, अंडर हुम, जहाँ पे उन्होंने क्या क्या पढ़ा था? गौदा पदीय करिका, ब्रह्मसूत्र, वेदास और उपनिषद। तो ठीक है, तो ये जो है ये 4 चीज़ें उन्होंने किससे पढ़ी थी? गुरु गोविंद भगवत पदा से पढ़ी थी। अब जो है उन्होंने अद्वैत वेदांता जो फिलॉसफी है, जो कि शंकराचार्य की फिलॉसफी है, उसको प्रोपोगेट किया था और दशनामी संप्रदाय को प्रमोट किया था। तो अद्वैत वेदांता और दशनामी संप्रदाय जो है वो किसका है? हमको पता होना चाहिए, आदि शंकराचार्य का है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर शंकराचार्य जो है उनको शंकर को जो है केम टू बी नोन एज शंकराचार्य। उनके जो है डिसिपल्स थे, 4 मेन डिसिपल्स थे, पदमपदा, टोटकाचार्य, हस्तमालिका एंड सुरेश्वरा, ठीक है। तो दीज आर द 4th डिसिपल्स ऑफ शंकराचार्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछता है कि पदमपरा इज रिलेटेड टू हूँ तो आपको पता होना चाहिए आदि शंकराचार्य, फिर टोटकाचार्य, फिर हस्तमालिका और सुरेश्वरा, ठीक है। तो ये जो है ये 4 मेन डिसिपल्स है। ओके, अब कुछ हम जान लेते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद हम फिलॉसफीज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो
इनका जो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने 6 सिस्टम जो थे वर्शिप के, शनमाता के, उसको लाया। ठीक है, जहाँ पे 4-5 मेन गॉड हेड्स थे, विष्णु, शिवा, शक्ति, मुरुख, गणेश एंड सूर्य। दीज आर द 6 सेक्ट सिस्टम ऑफ वर्शिप। फिर उन्होंने संन्यास ट्रेडिशन को इतना ज़्यादा एम्पावर किया था कि उन्होंने बोला था कि संन्यास ट्रेडिशन जो है बहुत लोग फॉलो करें और रिविटलाइज करें हमारा 10 नामी स्ट्रक्चर, 10 नामी संप्रदाय को हमारा रिविटलाइज करें, मतलब फिर से नए तरीके से ले आए, जहाँ पे मंक्स जो हैं वो 10 टाइटल के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ठीक है, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उन्होंने 72 डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हाइम्स को बनाया था, जिसको सौंदर्य लहरी बोला जाता है, शिवानंद लहरी बोला जाता है और एटसेट्रा। इन्होंने कुछ बुक्स फाइन की थी जो कि आदित्य वेदांता के बारे में, फिलॉसफी के बारे में बताती थी, इंक्लूडिंग विवेका चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति, उपदेश शास्त्री। उन्होंने 18 कमेंट्रीज भी लिखी थी जो कि मेजर स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट में उनको वहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया था, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता एंड 12 मेजर उपनिषद। फिर उन्होंने रिव्यू किया था ब्रह्म सूत्र का, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्रह्म सूत्र भाष्य। ठीक है, ब्रह्म सूत्र भाष्य किसने नाम दिया? आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र का नाम दिया, और ये जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमेंट्री है ब्रह्म सूत्र की। अब हीलिंग ऑफ अ रिलीजन की अगर बात करें तो उन्होंने रिलीजन के लिए क्या क्या किया। तो जब शंकराज का बर्थ हुआ तो हिंदुइज्म जो है वो बुरी तरह पैरालाइज हो गया था, वहाँ पे ज़्यादा मतलब हिंदुइज्म जो है धीरे धीरे नीचे डाउन हो रहा था बाय इट्स ओन इनफ्लेक्सिबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि आप जान सकते हैं सती सिस्टम और ये सब सिस्टम जो थे बहुत पहले से प्रिवलेंट था। तो मतलब ऑर्थोडॉक्सी और रिचुअलिज्म, फॉर्मेलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हिंदुइज्म पूरी तरह पैरालाइज हो गया था एंड वॉज इन रिट्रीट। इट वॉज अ चैलेंज बाय द राइज ऑफ एस्टिक महावीरा जैन एंड गौतम बुद्धा, हुज फॉलोअर्स ब्रांच आउट इनटू न्यू रिलीजन डिस्टिंक्ट फ्रॉम मीमांसा ब्राह्मणिज्म प्रैक्टिस बाय मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो भी हिंदुइज्म था उसको चैलेंज किसने किया था? महावीरा जैन और गौतम बुद्धा। तो आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म ले आए थे। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांता जो है फिलॉसफी, उसको रिस्पॉन्स किया। उस एरा में कन्फ्यूजन, डाइवर्स थॉट्स, हिंदू प्रैक्टिसेस जो है फिलॉसफी पे जोड़े गए बेस्ड ऑन द वैदिक डिक्टम ऑफ वन ट्रूथ एंड मैनी एक्सपोजन। अब 4 आश्रम्स की अगर बात करें तो उन्होंने 4 आश्रम इस्टेब्लिश किए, बनाए इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया, मतलब 4 कॉर्नर पे इंडिया के बनाए। ठीक है, तो 4 कॉर्नर पे कैसे बनाए? जैसे कि द्वारिका बनाया, फिर जोशिन मठ बनाया, श्रृंगेरी बनाया और पुरी बनाया। तो सबसे पहले ज्योतिरा मठ की अगर बात करें तो ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। इन्होंने एडवोकेट किया आई एम आत्मा ब्रह्म, दिस इज मतलब आत्मा जो है हमारी वही हमारी ब्रह्मा है। ठीक है, वही हमारे ब्रह्म है। एंड वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अथर्व वेद के बेसिस पे उन्होंने फॉर्म किया। और टोटकाचार्य जो थे इनके हेड थे। इस मथा के कौन हेड थे? टोटकाचार्य। फिर गोवर्धना आया, जो कि गोवर्धना मथा आया जो कि पुरी में है, उड़ीसा में। ये जो है जगन्नाथ टेम्पल का मतलब जगन्नाथ टेम्पल जो है आपको पता होगा उड़ीसा में है, उसी का फेमस पार्ट है। और उन्होंने यहाँ पे उन्होंने प्रजनानम ब्रह्म जो है उसको फिलॉसफी को एडवोकेट किया। उन्होंने बोला कि इसका मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस इज द ब्रह्म, मतलब आप जितना कॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब आप जितना एक्टिव होते हैं, जितना आपके मन में मतलब आपका जो दिमाग है वो चारों तरफ घूमता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज द ब्रह्म। तो उन्होंने बोला कॉन्शियस हो आप तभी आप ब्रह्म के कैटेगरी में आते हो। इन्होंने ऋग्वेद के बेसिस पे इसको फॉर्म किया था और पद्मपदा जो थे इसके हेड थे। फिर श्रृंगेरी मठ जो है, श्रृंगेरी कर्नाटका में है, जो कि तुंगा जो रिवर है उसके बैंक पे लोकेटेड है। उन्होंने अहम ब्राह्मस्मी जो है वो एडवोकेट किया, और इसका मतलब होता है आई एम ब्राह्मण। ओके, और उन्होंने ये फॉर्म किया था ऑन द बेसिस ऑफ यजुर्वेद। और सुरेश्वरा जो थे इनके हेड थे। फिर शरद मथा जो था वो द्वारिका गुजरात में था, उसको तट्ट मासी बोले जाते हैं, मतलब दैट दो आर्ट। एंड ये सोमवेद के बेसिस पे फॉर्म किया था, और टोटकाचार्य जो थे इसके हेड थे। तो दीज आर द 4 आश्रम्स थे जो उन्होंने 4 कॉर्नर्स पे इस्टेब्लिश किए। पहला है ज्योतिरा मठ जो कि उत्तराखंड में है, फिर गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा में है, फिर श्रृंगेरी जो कि कर्नाटका में है, एंड उसके बाद द्वारिका जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो दिस इज द 4 आश्रम। सो हम देख लेते हैं आदि शंकराचार्य के कुछ कंट्रीब्यूशन। तो आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने हमारा
आदित्य वेदांता और दशनमी संप्रदाय जो था ये हमारा प्रोपोगेट किया था। इनके गुरु जो थे वो गोविंद भगवत पदा थे। ये जो है लॉर्ड शिवा के एक इनकारनेशन जाने जाते थे और ये फर्म बिलीवर थे एंशियंट हिंदुइज्म के। और इन्होंने 4 आश्रम स्टेब्लिश किया था, ठीक है, 4 आश्रम, जो द्वारिका, जोशीमठ और श्रृंगेरी एंड पुरी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 4 आश्रम स्टेब्लिश किए थे और ब्रह्म सूत्र भाष्य जो था इन्होंने ही नाम दिया था ब्रह्म सूत्र को। और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट कमेंट्री है हमारी ब्रह्म सूत्र की। ओके, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट्स कम टू शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांता, वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये जो है वर्जन है हमारे वेदांता का जो कि ट्रांसलेट हुआ है एज अ नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म मतलब नॉट टू, ठीक है। डुअल का मतलब होता है टू और नॉन मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो एसेंशियल जो हमारे वननेस होती है, मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए, मतलब दो नहीं होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इट अगर बात करें तो ब्राह्मण जो थे वो अल्टीमेट और हमारे इंटीमेट गॉड थे जो कि लेटर वेदास में थे। अपीयर्स एज अ वर्ड बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिव एनर्जी, क्योंकि ये जो है ये क्यों अपीयर हुए, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव एनर्जी जो है लाते हैं। ये यहाँ पे अगर हम अपने पूरे वर्ड में बात करें तो कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे ब्राह्मण से, ठीक है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनसे कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब सेम होते हैं, उन्हीं का सब रूप होते हैं। ये नहीं कि आप जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई मुस्लिम होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई ब्राह्मण कास्ट में भी बहुत मतलब ब्राह्मण में फिर क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, ये सब होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हर कोई जो है वो ब्राह्मण की तरह ही होता है, कोई भी अलग नहीं होता है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जीवा एंड ट्रांसजेंटल सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स दैट इज आत्मन। और इन रियलिटी अगर बात करें तो दोनों जो है आइडेंटिकल है, बोथ आर ब्राह्मण। सारे जो है जीव और आत्मा जो है, जीव और आत्मा दोनों ही हमारे ब्राह्मण हैं। कार्डिनल डॉक्ट्राइन्स जो कि उन्होंने रिप्रेजेंट किए, ब्रह्म, सत्य, मगन, मिथ्य, फिर जो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना। फिर उसके बाद देखते हैं प्रियलिटी इज एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ एरर इन द जजमेंट, मिथ्या और इग्नोरेंस। क्यों इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लोग अपने एक दूसरे को इज्जत नहीं देना चाहते हैं, एक दूसरे की कास्ट को वो नहीं करना चाहते, क्योंकि प्लुरलिटी एग्जिस्ट करती है। वो क्यों एग्जिस्ट करती है, बिकॉज हमारे जजमेंट, हमारी मिथ्या और हमारी इग्नोरेंस जो है वो बहुत अलग है। नॉलेज ऑफ ब्राह्मण रिमूव्स दीज एरर्स। अगर आपको ब्राह्मण की पूरी तरह नॉलेज हो गई तो ये सब एरर्स जो है, ये सब जो चीज़ें हैं आप पूरी तरह रिमूव कर पाएंगे और लिबरेशन हो जाएगा आपको ट्रांसमाइग्रेशन से, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, इससे आपको रियल लाइफ में भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं केदारनाथ टेम्पल। तो रिसेंटली पीएम ने अनवील किया है 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य जो है वहाँ पे केदारनाथ में। तो 12 फुट स्टैचू जो है आदि शंकराचार्य की उन्होंने केदारनाथ में बनाई है, जहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि आचार्य इज बिलीव टू हैव अटेंड अ समाधि, जहाँ पे उन्होंने समाधि अटेंड की थी। ये जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। केदारनाथ टेम्पल जो है वो मंदाकिनी रिवर के बैंक पे है। अ कॉनिकल रॉक फॉर्मेशन इनसाइड द टेम्पल, वहाँ पे एक रॉक फॉर्म हुआ है जिसको वर्शिप किया जाता है शिव के नाम पे। टेम्पल जो है वो 8th सेंचुरी में बनाया गया था, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनाया था। और वो जो है पांडवास मतलब अर्लिएस्ट टेम्पल है जो कि पांडवास ने बिल्ड किया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 4 धाम्स एंड पंच केदार इन उत्तराखंड एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। केदारनाथ टेम्पल के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, मंदाकिनी रिवर के ऊपर है। और हमने शंकराचार्य की फिलॉसफी देख ली, अद्वैत वेदांता। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट है वेदांता, दैट इज उत्तर मीमांसा, फिर न्याय, फिर योगा, फिर वैशिष्ट, फिर पूर्व मीमांसा एंड फिर सांख्य, ठीक है। तो सबसे पहले वेदांता की अगर बात करें, उत्तर मीमांसा की, तो ये जो है इसमें मतलब सबसे पहले हम ये न्याय फिलॉसफी है, ठीक है, योगा है, वैशिष्ट है, पूर्व मीमांसा है और सामख्य है। तो इन सब के आप हमको नाम बताएंगे कि किसने प्रोपोगेट किया था। तो 6 फिलॉसफी जो है, न्याय क्या बताइएगा, योगा का, वशिष्ठ का, पूर्व मीमांसा का और सामख्य, ठीक है। अब आते हैं हम वेदांता और उत्तर मीमांसा में। तो उसमें अगर हम बात करें तो अद्वैत जो है आदि शंकराचार्य ने फिलॉसफी बनाई थी कि मतलब आत्मा जो है वही है सब कुछ, वही मतलब आत्मा और ब्रह्मा को अलग नहीं किया जा सकता, तो वो दोनों एक ही हैं। और देयर इज अ डिफरेंस कॉजेज ऑफ लिबरेशन, मतलब वहाँ पे डिफरेंस है
लिबरेशन के कॉजेस में। फिर विश्वद्वैत बाई रामानुजा, ये किसने किया था? रामानुजन ने किया था। ऑल डाइवर्सिटी इज सब्ज्यूम टू बी यूनिफाइड एज अ होल, जितनी भी डाइवर्सिटी हमारे पूरे पॉपुलेशन में, हमारे पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में, उन सब डाइवर्सिटी को एक साथ लाके एक तरह का एक ही चीज़ बनाओ। जैसे कि हमारा अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ को बताएं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे शहर हैं, कोई अलग भाषा बोलता है, कोई अलग तरीके से रहता है, कोई अलग जाति का है, कोई अलग फूड हैबिट्स है, उन सबको एक यूनिवर्स की तरह अगर बात करें तो एज अ होल की तरह वो एक्ट करते हैं, क्योंकि अर्थ एज अ होल एक ही है। ओके। फिर द्वित्वा बाई माधवाचार्य, ब्रह्मा और आत्मा जो है वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो माधवाचार्य ने बोला था कि ब्राह्मण और आत्मा दोनों ही डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, अलग अलग है, और भक्ति जो है वही एक एसेंशियल पार्ट है जहाँ पे आप सॉल्वेशन अचीव कर सकते हो। भक्ति करके आप लोगों को मतलब सॉल्वेशन मतलब अपने आप को लिबरेट कर सकते हो। फिर द्वित्वा फिलॉसफी जो है वो निम्बारका की है। उन्होंने बोला ब्रह्मा जो है हाईएस्ट रियलिटी है और वो जो है वो सबको कंट्रोल करते हैं। फिर आते हैं सुधा द्वित्वा फिलॉसफी जो है वो वल्लभाचार्य की है। वो अगर बात करें गॉड और इंडिविजुअल सेल्फ जो है वो दोनों सेम है, मतलब भगवान और आप जो हैं वो दोनों सेम है और वो दोनों डिफरेंट नहीं है। फिर अचिंत वेदा अभेदा बाई चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बोला इंडिविजुअल सेल्फ दैट इज जीवत मन इज बोथ डिफरेंट। ठीक है, उन्होंने बोला दोनों डिफरेंट है एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण। ठीक है, बोथ इज मतलब इंडिविजुअल सेल्फ जीवन आत्मा इज बोथ डिफरेंट, मतलब ये दोनों डिफरेंट है बट वो डिफरेंट ब्राह्मण से नहीं है। तो ये जो फिलॉसफी है वो बहुत याद रखने की आपको ज़रूरत है। तो द्वित्वा फिलॉसफी माधवाचार्य ने दी थी, फिर द्वित्वा फिलॉसफी निम्बारका ने दी थी, फिर सुधा द्वित्वा फिलॉसफी जो है वल्लभाचार्य ने दी थी, एंड अचिंत्य वेद अभेदा जो फिलॉसफी है वो चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। विष्ट द्वित्व फिलॉसफी रामानुज ने दी थी। आदित्व फिलॉसफी आपको पता है आदि शंकराचार्य ने दी थी। ओके, तो टुडे क्वेश्चन फॉर यू इज कि न्याय, योगा, वशिष्ठ और सामख्य और पूर्व मीमांसा और वेदांता जो है, वेदांता तो ये जो है फिलॉसफी किसने किसने दी थी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आते हैं श्री अरबिंदो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो हमारे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे मतलब जब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ तो उसमें बहुत हेल्प की थी इन्होंने। तो ये न्यूज़ में क्या है वो देखते हैं। तो रिसेंटली हाई लेवल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि जो उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि किसके चेयरमैनशिप में होगी? चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर होगी। अब श्री अरबिंदो के बारे में जानते हैं। तो उनकी अर्ली लाइफ जो थी उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है कैलकाटा में बॉर्न हुए थे, जो कि कोलकाता आप बोलते हैं। 15 अगस्त 1872 में वो बॉर्न हुए थे एज अरबिंदो घोष, और उन्होंने अर्ली एजुकेशन जो है कॉन्वेंट स्कूल में ली थी जो कि दार्जिलिंग में थी। 7 की एज में वो इंग्लैंड चले गए थे अपने ब्रदर्स के साथ। उन्होंने सेंट पॉल स्कूल लंदन में पढ़ाई की थी और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। फिर वो 11th रैंक आए थे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, बट उन्होंने प्रोबेशन जो है उसको क्लियर नहीं किया था। अब पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीक्रेट सोसाइटी को श्री अरबिंदो ने ज्वाइन किया था, और वो इंडियन फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, इसलिए उनको लोटस और डैगर के नाम पे भी जाना जाता था। अगर क्वेश्चन आए कि लोटस और डैगर किसे बोला जाता था तो वो श्री अरबिंदो है। फिर आते हैं इन 1893 अगर बात करें तो उन्होंने स्टेट सर्विस जो है उसको ज्वाइन की, जो कि महाराजा ऑफ बड़ौदा थे, और उन्होंने बहुत सारा इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा उस टाइम। फिर उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया 1902 में एज अ इन इनडायरेक्ट मैनर बाय इंस्पायरिंग रिवॉल्यूशनरीज, और उन्होंने थ्रू कमिटीज सच एज अनुशीलन समिति जो है उसके थ्रू जो है इन्होंने ज्वाइन किया। अब अनुशीलन समिति किसने फाउंड की थी वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पार्टीशन के बाद जब 1905 में पार्टीशन हो गया तो उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट में डायरेक्टली ज्वाइन किया, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया 1906 में, और वो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की अगर बात करें तो वो एक्टिव रहे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में टिल 1910, जब उन्होंने व्हेन ही स्टॉप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई तो उन्होंने स्टॉप कर दिया, और 1910 में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है पुडुचेरी में
रहकर गुजारी और वो 1950 में दिसंबर 1950 में ख़त्म हो गए थे। तो ये हो गया पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ लेट्स कम टू कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो एज अ फिलोसफर, एज अ योगी, एज अ एजुकेशनलिस्ट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट की हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने में। तो सबसे पहले आते हैं इंडियन नेशनलिज्म की अगर बात करें तो इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है, जो कि आर्टिकल जो है उन्होंने ये इन्होंने इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर था उसमें उन्होंने ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है आर्टिकल लिखा था फ्रॉम 1893 टू 94। फिर वंदे मातरम जो है उसको एडिट किया था इंग्लिश में। कर्म योगिन जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, और धर्म जो है बंगाली वीकली भी स्टार्ट किया था। तो कर्म योगिन किसने स्टार्ट किया था? श्री अरविंदो ने, और धर्म भी उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने आर्टिकल्स रोट किए जुगांतर और पत्रिका, बंगाली रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर टू इंस्पायर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, और भवानी मंदिर जो है एक पैम्पलेट पब्लिश किया बाय अंशुलन समिति। ड्यूरिंग सूरत सेशन जो था आईएनसी का, जब हमारा जो सूरत स्प्लिट हुआ, जब आईएनसी और हमारा मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट स्प्लिट हुए, तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन को ज्वाइन किया जो कि बाल गंगाधर तिलक जो है उसके हेड थे अगेंस्ट द मॉडरेट्स। 1908 में उनको अरेस्ट कर लिया अलीपुर बॉम्ब केस में, और उन्होंने फिर उसके बाद एक्विट किया। 15 अगस्त 1947 को in his message he wished the partition as temporary expedient and to be reversed, or he shared his dreams तो as given in the image। तो 5 ड्रीम्स जो थे श्री अरविंदो को 15 अगस्त 1947 में। तो सबसे पहला ड्रीम था स्टेप इन इवोल्यूशन, कि जो भी मैन है उनको हायर और लार्जर कॉन्शियसनेस उनकी बढ़ाई जाए। इंडियन स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया जाए टू गाइड अ साइकिक एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। वर्ड के बारे में उन्होंने बताया यूनियन फॉर फेरियर ब्राइटर एंड नोबल लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड। फिर रिसर्चेस एंड लिबरेशन ऑफ एशिया विथ इंडिया टू हेल्प इन इट, यूनिटी ऑफ इंडिया फॉर इट्स ग्रेट फ्यूचर। तो दीज आर द 5 ड्रीम्स जो अरविंदो ने बताए। अब हम आते हैं इनके स्पिरिचुअल फिलॉसफी के बारे में। तो इन्होंने ये फिलॉसफी सच्चित आनंद और योगा फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड थे, और ये जो है जो ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन होता है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, उसकी तरफ फोकस कर रहे थे थ्रू इनर नॉलेज और ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था लाइफ डिवाइन, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैन को जो है वो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरत है टू सुपर मेंटल बीइंग। आर्य जो है ये उनकी फिलॉसफी थी मंथली। अदर बुक्स की अगर बात करें तो ऐसे ऑन गीता इन्होंने लिखा था, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस, संन्यास, सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री लेजेंड एंड अ सिंबल। इन 1926 में उन्होंने एक आश्रम स्टेब्लिश किया विथ मीरा अल्फसा, और मीरा अल्फसा जो है उन्होंने अरोविले फाउंड किया था, जो कि सिटी ऑफ डॉन बोला जाता है, यूनिवर्सल टाउन ऑफ फॉर पीसफुल प्रोग्रेसिव और हार्मोनियस एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्री अरविंदो के बारे में। नाउ लेट्स कम टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो रिसेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 125th एनिवर्सरी जो है उनकी सेलिब्रेट की गई है, जिसको पराक्रम दिवस भी बोला जाता है। तो पराक्रम दिवस किसे बोला जाता है? तो 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है सुभाष चंद्र बोस की, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है उसको बोला जाता है पराक्रम दिवस। अब मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो ऑन द ओकेजन होलोग्राफिक स्टैचू जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो इंडिया गेट पे, सेंट्रल दिल्ली जो है इंडिया गेट पे बनाई गई, अनवील की गई। स्टैचू जो है वो सिम्बॉलिक है of exotic citizens to build a new India before the 100th year of independence in 2047। तो 100 जैसे ही 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं उससे पहले इंडिया को इस तरह बिल्ड करो कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा दिखे, बहुत अच्छा हर मामले में वो ग्रो कर पाए। तो ऐसा उनका वो स्टैचू का सिंबॉलिक है। अब देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो सुभाष अर्ली लाइफ की अगर बात करें तो वो 1897 जनवरी को कटक में बॉर्न हुए थे, जो कि उड़ीसा में है, टू फादर जानकी नाथ बोस, और मदर इनकी कौन थी? प्रभावती देवी। ये जो है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से, और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाइड किया था। टुवर्ड्स अ लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स, नेताजी का कैरियर जो था वो बहुत ज़्यादा टर्न लिया जब जलियनवाला बाग मैसेकर हो गया था। तो आई होप आपको जलियनवाला बाग मैसेकर पता होगा, 1919 में हुआ था अमृतसर में। किचलू और सत्यपाल जो है उन दोनों के अरेस्ट के कारण हुआ था। जलियनवाला बाग मैसेकर के बाद क्या हुआ, नेताजी ने सिविल सर्विसेज को छोड़ दिया, अप्रेंटिसशिप को, और इंडिया फिर से चले आए। जैसे ही वो इंडिया आए तो नेताजी जो है वो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस पे आ गए, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया।
गांधी जी के इंस्ट्रक्शन के थ्रू उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ उनके अंडर में वर्क किया, जहाँ पे उन्होंने एक मतलब उनसे नॉलेज वगैरह ली और वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। अब नेताजी इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड क्लैश ऑफ व्यूज़ विद गांधी जी अगर बात करें, 1928 में मोतीलाल नेहरू कमिटी जो थी उन्होंने मतलब कमिटी थी वो कांग्रेस ने अपॉइंट की, उन्होंने डिक्लेयर किया कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डोमिनियन स्टेटस इंडिया को डिक्लेयर किया जाए 1928 में, ठीक है। लाहौर सेशन उसके बाद आया था, बट नेताजी ने अलॉन्ग विथ जवाहरलाल नेहरू दोनों ने अपोज किया, मतलब उन्होंने बोला कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको सेल्फ इंडिपेंडेंस मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1931 में इन्होंने मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने गांधी इरविन के पैक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया और उन्होंने बोला अपोज दैट सस्पेंशन ऑफ सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने बोला कि आप जो सीडीएम है उसको अपोज मतलब सीडीएम को जो है उसको रोकिए नहीं, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि अगर गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा मतलब तो वो सीडीएम रोक देंगे, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रोक देंगे। बट तो उसी के कारण क्या हुआ, मतलब सेकेंड राउंड टेबल में परफॉर्म करेंगे और सीडीएम जो है रोक देंगे। तो इसी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन गांधी जी को अपोज किए, स्पेशली व्हेन भगत सिंह और हिज एसोसिएट और जो है उनके हैंग किए गए, ठीक है। ये जो है प्रेसिडेंट रहे हरिपुर कांग्रेस सेशन के टाइम पे 1938 में। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स निकाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बात की थ्रू प्लानिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल, और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो है री इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के लिए फॉर त्रिपुरी कांग्रेस सेशन, और उन्होंने डॉक्टर पट्टभी स्वामी जो थे सीतारमैया जो थे, जो कि गांधी जी ने जिनको खड़ा किया था कि इनको प्रेसिडेंट बनाना है, तो ये पट्टभी सीतारमैया जो है वो लूज़ कर गए थे और हमारे त्रिपुरी सेशन में फिर से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट बन गए थे। और फिर उसके बाद बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आया मतलब हुआ वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो इन्होंने रिजोल्यूशन लिया कि वो ब्रिटिश को 6 मंथ के अंदर इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे ओवर, और इंडिया को इंडियंस को दे देंगे। और ये जो है बहुत सारे लोगों ने अपोज किया और नेताजी ने फिर इसी के कारण जो है प्रेसिडेंट से रिज़ाइन कर दिया, और उन्होंने छोड़ने के बाद एक प्रोग्रेसिव ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब फॉर्म किया? जब उन्होंने बोला था कि 6 मंथ में इंडिया जो है इंडियंस को दे दिया जाएगा। ये जो है बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, जिसके कारण नेताजी ने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक फाइन की। अब आते हैं, हम देखते हैं टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है के लिए उन्होंने क्या किया, तो 1941 में नेताजी जो है फिर से अपनी कलकत्ता जो था वहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए, और उन्होंने फिर उसके बाद जर्मनी पहुँचे। जैसे ही जर्मनी पहुँचे, अफ़गानिस्तान के थ्रू जर्मनी पहुँचे, उन्होंने एन एनिमीज़ एनिमी इज़ अ फ्रेंड, मतलब उन्होंने बोला कि ब्रिटेन का जो भी एनिमी होगा, उस टाइम जर्मनी के साथ वॉर चल रहा था, तो जर्मनी जो है एनिमी है ब्रिटेन का, तो हमारा जो है वो फ्रेंड कहलाएगा। तो उन्होंने जर्मनी से कोऑपरेशन के लिए मतलब हेल्प मांगी, और इसके मतलब जापान अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो जर्मनी और जापान जो थे वो अगेंस्ट है ब्रिटिश एम्पायर के, इसलिए जो है इंडिया का साथ देने लगे। जैसे ही वो जर्मनी पहुंचे 1942 में, तो आज़ाद हिंद रेडियो जो है उन्होंने जर्मनी में फाउंड की और इस्टेब्लिश किया फ्री इंडिया सेंटर, ठीक है। तो आज़ाद हिंद रेडियो जो है किसने फाउंड किया? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे फाउंड किया? जर्मनी में फाउंड किया 1942 में, और उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर भी फाउंड किया। फिर उसके बाद सिंगापुर में अगर बात करें तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसको आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बोला जाता है, तो वो फाउंड किया। तो आज़ाद हिंद रेडियो जो है वो जर्मनी में फाउंड किया था, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कहाँ पर फाउंड किया था? सिंगापुर में। ओके, सो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी ऑल्सो हैड इट्स ओन करेंसी, मतलब इस गवर्नमेंट की जो थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो थी, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसके खुद की करेंसी थी, खुद के कोड थे, खुद के सिविल कोड थे, खुद की आर्मी थी, खुद के नेशनल हैंथम थे। 1943 में एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया ब्रिटेन पे, और आईएनए अंडर क्लैरियन कॉल उन्होंने बोला, आईएनए ने बोला चलो दिल्ली, एक टाइप का वो निकाला मोरिंग इन मणिपुर, और फिर उसके बाद वो मणिपुर पहुँचे और ब्रिटिश कॉन्फिडेंस से शूक हो गए। आईएनए वॉज एबल टू विन बैक रंगून, आईएनए जो है वो रंगून जीत लिया, इम्फाल जीत लिया, अंडमान एंड निकोबार जीत लिए, और नेताजी रीनेम्ड अंडमान एंड निकोबार को उन्होंने आइलैंड को शहीद और स्वराज आइलैंड बोला। तो अंडमान को शहीद और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को शहीद एंड स्वराज आइलैंड बोला।
फिर 2018 में आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हेवलॉक आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड को इनको रीनेम कर गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, फिर शहीद द्वीप के नाम से, स्वराज द्वीप के नाम से, ठीक है। हाउएवर क्या हुआ कि जर्मनी जो है और जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान इन वर्ल्ड वॉर 2 आईएनए को फोर्स कर दिया कि आईएनए जो है वो रिट्रीट कर दे, मतलब ब्रिटिश से ना लड़े। सुभाष चंद्र बोस जो है वो किल किए, एयर क्रैश के थ्रू मारे गए, जो कि ताइपी ताइवान में अगस्त 1945 में। अब सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने न्यूज़पेपर जो है फॉरवर्ड को उसको एडिट किया था और उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था स्वराज। तो स्वराज न्यूज़पेपर जो है सुभाष चंद्र बोस का है। उन्होंने एक बुक बनाई थी इंडियन स्ट्रगल, जो कि कवर कर रही थी पूरे कंट्री का इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया था और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया वुमेन रेजिमेंट विद इन आईएनए इन 1943, जिसको रानी झांसी रेजिमेंट भी बोला था। फिर प्रमोटेड सेकुलरिज्म की बात करें तो उन्होंने सेकुलरिज्म भी प्रमोट किया था, क्योंकि वो सारे रिलीजियस फेस्टिवल को उतना ही सेलिब्रेट करते थे जिस तरह हर फेस्टिवल, मतलब जो भी हर फेस्टिवल थे उन सबको सेलिब्रेट करते थे। और many from the minorities community occupied high position in the provisional government of free India and आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। अब गांधी जी वर्सेस एससी बोस का अगर कंपैरिजन देखें तो बोस जो है वो गांधी जी को एज अ फादर ऑफ नेशन की तरह बोलते थे, बट ही रिकग्नाइज्ड एंड एडमिटेड गांधी जी एज अनडिस्प्यूटेबल अनराइवल लीडर ऑफ द मासेस। मतलब उन्होंने बोला था ना तो वो डिस्प्यूट करते ना तो वो राइवलरी करते किसी के साथ, इसलिए वो लीडर हैं हमारे मासेस के, ठीक है। गांधी जी ऑनर्ड बोस एज अ पेट्रियट्स अमंग पेट्रियट्स, मतलब उन्होंने बोला था पेट्रियट अमंग पेट्रियट्स। और गांधी जी ने अपने हरिजन में लिखा था नेताजी वॉज लाइक अ सन ऑफ मी, तो नेताजी जो है हमारे सन की तरह है। मेंटरशिप की अगर बात करें तो गांधी जी जो है वो डिस्कशन करके सारी चीज़ें हेल्प करते थे और टॉक्स विद ब्रिटिश लाइक हिज मेंटल गोखले एंड टैगोर। यंग बोस की अगर बात करें तो वो रशियन रिवॉल्ट से इन्फ्लुएंस थे और जापानीज एम्पायर से इन्फ्लुएंस थे, इसलिए जो है वो बिलीव करते थे तिलक और अरबिंदो पे। मीन्स वर्सेस एंड डिबेट की अगर बात करें तो गांधी जी जो थे वो मोरलिस्टिक स्टैंड लेते थे, ठीक है, नाजी रिजीम को अपोज करके। टू हिम मीन्स एन इम्पॉर्टेंट, मतलब मीन्स वर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड्स, उनको लगता था कि जो मीन्स है वो उसी तरह इंपॉर्टेंट है एंड की तरह। मतलब आप गलत काम कर रहे हो तो आपका एंड कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। आप सही काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तभी आपका एंड भी अच्छा होगा। और बोस जो थे ऑन कॉन्ट्ररी अगर बात करें वो बहुत प्रेगमेटिक थे और वो चाहते थे कि वो जर्मनी और जापान जो है उनके साथ वर्क करें ब्रिटिश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये गांधी जी वर्सेस एससी बोस हो गया। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़ में अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है उन्हीं के नाम से दिया जाता है। अवार्ड जो है इंडिविजुअल इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन को दिया जाता है, जो सेल्फलेस सर्विस जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए करते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हर साल अनाउंस किया जाता है 23 जनवरी को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की। अवार्ड जो है उनसे कैश प्राइस 51 लाख का दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ₹5 लाख जो है दिया जाता है और सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल। और ये इसमें 3 अवार्ड्स ही दिए जाते हैं पर ईयर। फॉर 2022 अगर बात करें तो गुजरात इंस्टीट्यूट जो है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का, प्रोफेसर विनोद शर्मा वो जो है सेलेक्ट हुए हैं इस अवार्ड के लिए। नाउ लेट्स कम टू द पर्सनालिटीज़, जो कि अदर पर्सनालिटीज़ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको इसमें दिया है। तो सबसे पहले क्वीन हियो हवांग ओके, तो ये जो है वो कोरियन क्वीन है जिनका हु इज़ बिलीव टू हैव बीन बॉर्न प्रिंसेस सूरी रत्न ऑफ अयोध्या, मतलब ऐसा बॉर्न के डॉटर ऑफ किंग पद्मा सेन और इंदुमती। पद्मा सेन जो है वो कौशल रीजन को रूल किया था, रीजन जो कि एक्सटेंड हुआ था यूपी टू उड़ीसा। प्रिंसेस सुरीनीता जो है वो कोरिया गई थी, ट्रैवल किया था और उन्होंने किंग किम सूरो से शादी कर ली थी और क्वीन बन गई थी। इनकी स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब्ड है समगुक यूसा में, जो कि 13th सेंचुरी वर्क है कोरिया के 3 किंगडम का। बहुत सारे कोरियंस जो हैं उनके एंसेस्टर्स जो हैं इन्हीं से बिलोंग करते हैं और शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ कोरियाज पॉपुलर कल्चर फॉर ईयर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने एक बारी में ये बता दिया। हम आते हैं गुरु तेज बहादुर, वेरी इंपॉर्टेंट गुरु, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 400th बर्थ एनिवर्सरी जो है तेज बहादुर जी की अभी सेलिब्रेट की गई है। ये इनके जो
ये जो थे यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोविंद साहब के, जो कि हमारे सिख गुरु थे, और 9 ऑफ द 10 सिख गुरु। इनके जो है 115 हाइम्स हैं जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। और 1675 में ये दिल्ली एग्जीक्यूट किए थे अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। फिर आते हैं दारा शिकोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो थे एल्डेस्ट सन थे हमारे शाहजहाँ के, और एग्जीक्यूटेड आफ्टर लूजिंग वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर औरंगजेब इन 1659। तो ये जो है मतलब हार गए थे औरंगजेब से। इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ लिबरल मुस्लिम, क्योंकि ये हर चीज़ में लिबरल थे। मतलब उन्होंने हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन को एक साथ एक तरह का इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड की थी। ये इन्होंने ट्रांसलेटेड इनटू भगवत गीता को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, एज वेल एज 52 उपनिषद्स को भी। और इन्होंने इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सूफी मिस्टिज्म में, और वो इनिशिएट किया था कादिरी ऑर्डर ऑफ सूफीज़। फिर आते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो ये पीएम ने अभी पीपल ऑफ गोवा को ग्रीट किया है ऑन द डे ऑफ फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये जो है एक फाउंडर थे सोसाइटी ऑफ जीसस के, जो कि गोवा अराइव किए थे 1542 में। फाउंडर्स थे सोसाइटी ऑफ जीसस के। पर्सनैलिटीज़ ट्रेड की अगर बात करें तो रिलीजियस फिलॉसफी, सर्विस ऑफ गॉड एंड ह्यूमन काइंड, स्पिरिट ऑफ हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। जेवियर ने एक नेटवर्क ऑफ जीसस मिशन सेंटर्स जो है इस्टेब्लिश किया था। 3rd December मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। ही डाइड ऑफ अ फीवर ऑन चाइनीज़ आइलैंड, मतलब उनको फीवर था चाइनीज़ आइलैंड में, तब वो ख़त्म हो गए थे, और फिर उनकी बॉडी को गोवा ले आया गया था, मतलब एंड वॉज ब्रॉट बैक टू गोवा अ फ्यू ईयर्स लेटर। ठीक है। और जो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वो गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। अब आते हैं रानी कमलापति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MPPSC ऑल्सो एंड फॉर UPSC ऑल्सो। रानी कमलापति जो थी वो गोंड क्वीन थी, और वो डॉटर ऑफ राजा कृपाल सिंह ऑफ सलकानपुर, मतलब सीहोर से थी। गोंड जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ है हमारे इंडिया में, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में है। ये जो है निज़ाम शाह ऑफ गिन्नौरगढ़ से शादी हुई थी इनकी, जो कि सन थे सूरज सिंह शाह के। उन्होंने कमलापति पैलेस जो है वो भोपाल में बनाया था उनके नाम पे। और शी वॉज अ स्किलफुल वॉरियर और फॉट बैटल्स अलॉन्ग विथ हर फादर और हस्बैंड्स, और रूल द गिन्नौरगढ़ टिल हर डेथ इन 1723। तो अभी हबीबगंज जो है कमलापति नाम से जाना जाता है। अब आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ये जो है बॉर्न हुए थे गुर्जनवाला, मॉडर्न पाकिस्तान में, और वो जो है मिसलदार चीफ थे किनके, शुक्राचल मिसल के, जो कि 1792 से 1801 तक थे, और वो फर्स्ट महाराजा थे हमारे सिख एम्पायर के फॉर 38 ईयर्स फ्रॉम 1801 टू 1839। ये जो है बहुत सेकुलर लीडर थे, और इनकी बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्मी थी, और इन्होंने 2 ट्रीटीज़ को साइन किया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये इनको लॉयन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था। ओके, रणजीत सिंह को। और शेर पंजाब भी फॉर हिज सक्सेस इन फ्रीइंग लाहौर को उन्होंने अफगान इन्वेडर से अलग किया, मतलब ले लिया था। उन्होंने कोहिनूर डायमंड भी होल्ड किया था, और रिकन्स्ट्रक्ट उन्होंने किया था गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो पांडुरंग महादेव बापट। तो ये इनको सेनापति बापट के नाम से जाना जाता था। ये फेमस फिगर है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। ये 1880 में इनका जन्म हुआ था, और ये लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ठीक है। और चितवा पवन ब्राह्मण फैमिली से थे इन अ पार्टनर टाउन ऑफ अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बापट को सेनापति बोला जाता था, कमांडर उनके लीडरशिप के कारण बोला जाता था ड्यूरिंग हिज मुल्शी सत्याग्रह। तो मुल्शी सत्याग्रह इज रिलेटेड टू महादेव बापट, जो कि वर्ल्ड का पहला एंटी डैम मूवमेंट था 1921 में। ठीक है, जो क्योंकि क्या होता है, डैम जब बिल्ट होता है तो बहुत सारे पीपल का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसलिए जो है ये मूवमेंट किया गया था। अब आते हैं खुदीराम बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ट्रिब्यूट पे की गई है क्योंकि ये फियरलेस फ्रीडम फाइटर थे हमारे। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल इन बिहार, और उनकी डेथ एनिवर्सरी, ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। ये जो है बोस जो है 1889 में उनका जन्म हुआ था एट अ स्मॉल विलेज इन
मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। और ये बहुत सारे पब्लिक लेक्चर से इंस्पायर्ड थे जो कि श्री अरबिंदो और उनकी सिस्टर निवेदिता ने दिया था। और ये जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे। बोस जो है उन्होंने अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था। आप मुझे बताएंगे अनुशीलन समिति जो है किसने स्टार्ट की थी? 20वीं सेंचुरी में इन्होंने ज्वाइन किया था। और 1908 में बहुत सारे अनदर रिवॉल्यूशनरीज के साथ, प्रफुल्ला चक्की और इन सब के साथ उनको एसेसिनेट किया था ब्रिटिश जज ने, मजिस्ट्रेट डॉलगस किंगफोर्ड ने, ठीक है, जिसको फिर उसके बाद उन्होंने डेथ सेंटेंस इनको दे दिया था। फिर आते हैं मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा मैट्रम डे जो है वो 17 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया एट अ टाउन हॉल इन अमृतसर। ऑन दिस डे अगर बात करें, उनको एग्जीक्यूट किया गया था एट द एज ऑफ 26 इन लंदन, ठीक है, फॉर एसिनेटिंग अ ब्रिटिश ऑफिशियल श्री विलियम हट कर्जन वाइल, क्योंकि उन्होंने असेसिनेट किया था इनको। ये जो है हायर एजुकेशन इंग्लैंड में इन्होंने अचीव की थी। और जब भी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इनको बहुत दुख था उस चीज़ का। और फिर वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है उनको ज्वाइन कर लिया था वी.डी. सावरकर के साथ और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ। फिर मदन मोहन मालवीय, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म इलाहाबाद हुआ था प्रयागराज में। और ये फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो कि इनको महामना के नाम से भी जाना जाता था। इनका रोल जो है आईएनसी में बहुत ज़्यादा था। आईएनसी के ये 24th प्रेसिडेंट थे, 33rd प्रेसिडेंट थे, जो कि सेशन लाहौर और दिल्ली में हुआ था। फिर 1932 और 33 में प्रेसिडेंट थे। मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये एडिटर थे हमारे हिंदुस्तान। और इन्होंने अभयुदया जो है उसको हिंदी वीकली स्टार्ट किया था 1907 में। मर्यादा जो है हिंदी मंथली स्टार्ट किया था 1910 में। और इंग्लिश डेली जो है लीडर स्टार्ट किया था 1909 में। हिंदू महासभा फाउंड की थी इन्होंने 1906 में। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड की थी 1916 में। और भारत रत्न इन्हें जो है पोस्टमसली मिला था 2015 में। फिर आते हैं रानी गैंडिलियो, ये जो थी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी, जो कि फ्रीडम और इन्हीं का जो है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है इनॉग्रेट हुआ है मणिपुर में। ये जो है इनका बॉर्न मणिपुर में हुआ था। और ये फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये जो है जब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, मतलब जब हमारा आई थिंक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। नागालैंड से मतलब मणिपुर से बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी। शी वॉज द फ्रंट हेरका मूवमेंट जो हुआ था इसमें फोर फ्रंट में थी, जिसका एम था कि हमारे जो नागा ट्राइबल रिलीजन है उनको रिवाइवल करना है और सेल्फ रूल फॉर नागाज को इस्टेब्लिश करना है। मतलब नागाज का ही पूरा एरिया में वो हो, सेल्फ रूल हो, सिमिलर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनको 1932 में अरेस्ट कर लिया था और रिलीज़ हो गई थी आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू ने इनको डिस्क्राइब किया एज अ डॉटर ऑफ हिल्स एंड उनको रानी का टाइटल दिया है उनके करेज के लिए। फिर डॉक्टर भगवान दास, ये जो है इंडियन थियोसफिस्ट थे। और 1921 में इनको 1 साल का सेंटेंस मिला था, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मिला था, ब्रिटिशर्स ने दिया था, क्योंकि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हेल्प किया था उन्होंने गांधी जी का। और ये फाउंडर थे काशी विद्यापीठ के। क्वेश्चन आ सकता है कि काशी विद्यापीठ के फाउंडर कौन थे, तो भगवान दास थे। ओके, काशी विद्यापीठ जो थी ये पहली इंडियन यूनिवर्सिटी थी, जो कि किसने फाउंड की थी? इंडियंस ने फाउंड की थी। 1955 में इनको भारत रत्न भी मिला फॉर इनके अचीवमेंट के लिए, लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। फिर सुब्रमण्य भारती आए, इनके बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी कॉमरेट किया इनकी 100th एनिवर्सरी एज अ महाकावी डे। ये पॉइनर थे मॉडर्न तमिल पोइट्री के, बहुत अच्छे पोएट थे और इन्होंने फाउंडली कॉल्ड महाकवि भी बोला जाता है इनको। राजा ऑफ एट्टपुरम जो थे इनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, जब ये पोइट्री बोलते थे तो इनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, इसलिए उनको टाइटल दिया था नाम एज अ भारती, ठीक है, जिसका मतलब था कि गॉडेस सरस्वती। फिर उसके उनके साथ प्रोफिशिएंसी थी, मतलब ये 14 लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से बोल पाते थे, इंक्लूडिंग 3 फॉरेन लैंग्वेजेस। और वो उनकी राइटिंग में अपनी जो नेशनल प्राइड है, जो भी अपने इंडियंस थे, मतलब जो भी इंडिया के बारे में बहुत सारी फीलिंग्स लिखते थे अमंग इंडियन सिटीजन। उन्होंने बहुत सारा कंसर्न भी रेज किया अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट जो खड़े हुए और रिलीजन के अगेंस्ट। और ही वॉज ऑल्सो इन सॉलिडारिटी विद दलित्स एंड मुस्लिम, और इनका मोटो था अरी वेलू
थी वैल्यू, जिसका क्लैरिटी ऑफ माइंड, मतलब आपका माइंड क्लियर होना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ द पर्सनालिटीज पार्ट. आई होप आई हैव एक्सप्लेन वेरी थरली. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सारी पीटी ख़त्म करवाऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि आप मैम आपने मंथली मैगजीन नहीं ख़त्म करवाई थी. बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं पीटी का ही वेट कर रही थी, क्योंकि मंथली मैगजीन में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था. तो ये तो मैं प्रॉपर ही कंप्लीट करवाऊंगी. आई थिंक इकोनॉमी वाला भी पीटी आ गया, तो पहले हम कल्चर वाला पार्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद इकोनॉमी पढ़ाएंगे. ओके, कल्चर का थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हम कल पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो थैंक यू.